नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने आपका जो पहला टॉपिक था यूपी का सामान्य परिचय, वो हमने कंप्लीट कर लिया था कल। और मैंने आपको वर्बली बताया था इसके बारे में कि यूपी का प्राकृतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, मैंने इसको वर्बली बताया था। और मैंने कहा था कि कल हम इसको अच्छे से शुरू कर देंगे। लगभग 4 क्लासों में हमने आपका सामान्य परिचय पूरा किया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से क्लियर कर लें। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि धीरे धीरे तो चलता ही रहेगा जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे। जैसे ही आप लोग सपोर्ट करोगे हम लाइव आ जाएंगे, और लाइव आएंगे तो सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। समय के अनुसार हम क्वेश्चन आंसर सब कुछ दे सकते हैं फिर आप लोगों को। अब हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, तो दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। आप अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यूपी का प्राकृतिक विभाजन, या फिर हम लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। यूपी का मैप बनाते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ सके। बोलोगे सर रोज़ रोज़ थोड़ा सा अलग मैप बनाते हो, हर रोज़ एक नया मैप सा बना देते हो आप तो। अब बच्चों मैं थोड़ा सा, ये तो है नहीं कि मैं पेंटर बाबू हूँ। पेंटर बाबू तो मैं नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज तो करना ही पड़ेगा। शायद सोनभद्र तो ज़्यादा नीचे निकल गया सोनभद्र तो आपका सोनभद्र तो बाहर ही निकल गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा कि सोनभद्र कहाँ है। अब दिखाई दे रहा है? हाँ, अब दिखाई दे रहा है कुछ। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ सोनभद्र को। ठीक है, हो गया। सोनभद्र थोड़ा सा अब दिखाई दे रहा है। सोनभद्र अब दिखाई दे रहा है। ललितपुर को थोड़ा छोटा कर देंगे, ऐसी बात है तो ये लीजिए। ये तो अपने हाथ में है हमें कैसा मैप बनाना है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश का जिला जो था, उत्तर प्रदेश से अलग करके लगभग 13 जिले, या फिर कह सकते हो कि कितने मंडल? 13 जिले या फिर 2 मंडल। 13 जिले या फिर 2 मंडल अलग करके उत्तराखंड बना दिया गया। क्या करा गया? उत्तराखंड को बना दिया गया। अब उत्तराखंड को तो यूपी से अलग कर दिया गया। उत्तराखंड को जैसे ही यूपी से अलग किया, पहले इसे क्या बोलते थे? पहले इसको बोलते थे क्या? इसे बोला करते थे पहले उत्तरांचल। लेकिन जैसे ही यूपी से अलग हुआ तो क्या बन गया? यूपी से अलग होते ही यह क्या बन गया? यह बन गया यूपी से अलग होते ही क्या? उत्तराखंड बन गया। यूपी से अलग हुआ और नाम क्या रखा गया? नाम रखा गया आपका उत्तराखंड। नाम रखा गया आपका उत्तराखंड। ठीक है, अब ठीक दिखाई दे रहा है ना? चलो अब पढ़ाई करते हैं अच्छे से। उत्तराखंड को अलग किया गया लगभग 13 जिले के साथ। 13 जिले उत्तराखंड को दिए गए, या कह सकते हो 2 मंडल उत्तराखंड को दे दिए गए। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग कर दिया गया, अर्थात यूपी का विभाजन कर दिया गया। अब आप बोलोगे कि आपको ये क्यों बताया जा रहा है? जैसे ही यूपी का विभाजन हुआ तो यूपी से जो पर्वतीय क्षेत्र था, जो पहाड़ी क्षेत्र था, वो अलग हो गया। यहाँ पे यूपी का पहाड़ी क्षेत्र आया करता था, लेकिन ये क्या हुआ? ये अलग हो गया। क्या हुआ? अलग हो गया। अब यूपी में जो यूपी को आपके उत्तराखंड से या और नेपाल से अलग करती है, उत्तराखंड से और नेपाल से अलग करने वाली जो रेखा है वो क्या है? वो है आपकी शिवालिक रेंज। क्या? यहाँ पे शिवालिक रेंज है, जो यूपी को और नेपाल को किससे अलग करती है? नेपाल और यूपी को नेपाल से और उत्तराखंड से अलग करती है। क्या करती है? शिवालिक रेंज अलग करती है। शिवालिक रेंज अलग करती है। ठीक है, अब
जैसे ही पहाड़ों से नदियाँ आती है, मान लो गंगा ने यूपी में प्रवेश किया, गंगा ने यूपी में प्रवेश किया तो अपने साथ क्या लेकर आएगी? कंकड़ पत्थर लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी? कंकड़ पत्थर लेकर आएगी, क्योंकि पहाड़ों से जब भी नदियाँ प्रवेश करती है तो अपने साथ क्या बहा कर लाती है? कंकड़ पत्थर बहा कर लाती है। क्या लाती है? कंकड़ पत्थर, क्योंकि पहाड़ों का ढलान ऐसे होगा, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है, हाथ देखिए मेरा, या तो फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा या ऐसे। तो लगभग यूपी में कुछ पहाड़ों का ढलान ऐसे होगा। तो जैसे ही नदियाँ पहाड़ों से नीचे उतरती है तो यूपी में प्रवेश करती है, समतल भूमि में प्रवेश कर जाती है, तो अपने साथ क्या लेकर आएगी? अपने साथ पहाड़ों से कंकड़ पत्थर के साथ रेत, कंकड़ पत्थर, ये सब कुछ लेकर आ जाती है। जैसे ही ढलान से नीचे उतरती है तो क्या आता है? आपका समतल एरिया आता है, ये आता है आपका, ये क्या आता है? ये वाला क्षेत्र आ जाता है। क्या जाता है? ये वाला क्षेत्र आ जाता है। अब यूपी को प्राकृतिक विभाजन, पहले आप यहाँ देखिए, यूपी को प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से, यूपी को प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से नंबर 1 पर है आपका भाबर एवं तराई का क्षेत्र। क्या? भाबर एवं तराई का क्षेत्र। यूपी को प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 पर है भाबर एवं तराई का क्षेत्र। क्या है? नंबर 1 पर है भाबर व तराई का क्षेत्र। भाबर व तराई का क्षेत्र। क्या? भाबर व तराई का क्षेत्र। उसके बाद नंबर 2 पर है मध्य का मैदान। नंबर 2 पर क्या है? नंबर 2 पर है मध्य का मैदान। मध्य का मैदान। क्या है? मध्य का मैदान। और नंबर 3 पर क्या है? नंबर 3 पर है आपका क्या? आपका पठारी भाग। क्या हुआ? पठारी भाग, पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। नंबर 1 पर क्या हुआ? यूपी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से यूपी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पर है आपका भाबर व तराई का क्षेत्र, ये भाबर है, भाबर व तराई का क्षेत्र। नंबर 2 पर मध्य का मैदान। और नंबर 3 पर है आपका क्या? आपका क्या हुआ? पठारी क्षेत्र। भाबर का क्षेत्र हुआ ये वाला, भाबर। अब देखिए, जो भाबर का क्षेत्र होता है, ये वाला भाबर का क्षेत्र है, ये सारा भाबर का क्षेत्र है, ठीक है, ये भाबर का क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए आप, ये आपने लिख लिया ना, मैं इसको रब कर रहा हूँ, थोड़ा पीछे की तरफ हो जाएगा ये, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। भाबर का क्षेत्र, भाबर के क्षेत्र के जस्ट नीचे, लगभग इससे लगा हुआ, लगभग यहाँ पे लगा लीजिए आप कुछ और ऐसे, क्या होगा? ऐसे। भाबर के क्षेत्र के नीचे की तरफ क्या है? ये यहाँ पे, ये भाबर के क्षेत्र के नीचे की तरफ, जिसमें मैं डैश डैश लगा रहा हूँ, ये है तराई का क्षेत्र। क्या है? ये है तराई का क्षेत्र। क्या? तराई। ये हुआ आपका तराई का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र। क्या हुआ? तराई का क्षेत्र हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ ये बीच में, ये हुआ मध्य का मैदान। क्या? ये मध्य का मैदान। क्या हुआ? मध्य मैदान या मध्य का मैदान। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इससे नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं, क्या हुआ? यहाँ पे हुआ पठारी क्षेत्र। क्या? पठारी, यूपी का पठारी भाग, यूपी का पठारी भाग। अब भाबर का क्षेत्र सबसे ऊपर, तराई का क्षेत्र जस्ट उससे नीचे, और दक्षिण मध्य का मैदान ये, और पठारी क्षेत्र होता है ये। जब कोई नदी आपकी पहाड़ों से यूपी में प्रवेश करती है तो इसका मतलब है वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लेकर आती है, क्योंकि पहाड़ों से जब नदी आती है तो बहुत स्पीड से आएगी भाई, मैदान में एकदम से आएगी, पहाड़ से ढलान से आएगी तो थोड़ा स्पीड तेज होगी, तो जो कंकड़ पत्थर होगी वो अपने साथ बहाकर लेके आएगी। अब जैसे ही वो अपने साथ कंकड़ पत्थर को लेके आती है तो उससे दिक्कत क्या होती है कि जो भाबर के क्षेत्र में जो भाबर का सॉरी बच्चों, दोस्तों सॉरी, जो भाबर का क्षेत्र है उसमें कंकड़ पत्थर को जमा कर देती हैं। क्या? कंकड़ पत्थर को जमा कर देती हैं। यहाँ पे कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो कंकरीली पथरीली हो जाती है। कैसी हो जाती है? कंकर युक्त हो जाती है, अर्थात कंकरीली पथरीली हो जाती है। जब आप बहुत सारे कंकर एक जगह इकट्ठे करके देखिए, बहुत सारे कंकर इकट्ठे, उसमें से पानी को डाल दीजिए, 2-3 बाल्टी पानी डाल दीजिए, तो उसके ऊपर से पानी नहीं जाएगा, उसके नीचे से लगभग निकल जाएगा पानी, क्योंकि कंकर या पत्थर के बीच में को पानी की स्पेस होता है जाने का। तो जब अपने साथ बहाकर लाई एकदम मैदान में आई, तो यहाँ पे क्या कर दिया? कंकड़ और पत्थर को जमा कर दिया। ये क्षेत्र कंकड़ और पत्थर को जमा कर दिया। ये देखिए यहाँ पे कंकड़ और पत्थर जमा हो जाएंगे।
तो भाबर के क्षेत्र की मिट्टी कैसी हुई? तो भाबर के क्षेत्र की मिट्टी हुई कंकरीली पथरीली। ये सब आपको मैं विस्तार से लिखवा दूंगा, अभी आप समझिए, ठीक है। समझना पहले जरूरी है, उसके बाद आप लिख लेना। जैसे ही नदियाँ उसके बाद भाबर के क्षेत्र से कहाँ आई? तराई के क्षेत्र में। तो यहाँ की जब जहाँ पे कंकड़ पत्थर होगी वहाँ की मृदा उपजाऊ नहीं होगी, जाहिर सी बात है। पेड़ पौधे कैसे उगाओगे? जहाँ की मिट्टी में कंकड़ पत्थर निकलेंगे, मोटे मोटे पत्थर निकलेंगे, तो वहाँ पे पेड़ फसल कैसे होगी? उसके बाद आता है तराई का क्षेत्र, बिल्कुल उसके जस्ट दक्षिण में उससे लगा हुआ होता है तराई का क्षेत्र। अब तराई के क्षेत्र की बात करते हैं तो तराई के क्षेत्र में की मृदा जो होती है वो उपजाऊ होती है, क्योंकि जैसे ही कंकड़ पत्थर यहाँ पे जमा हुए तो इसके बीच से बालू निकल कर, कीचड़ निकल कर, आवश्यक जितने भी उर्वरक जो आवश्यक होता है, कीचड़, पत्थर, आपकी मिट्टी, ये सब कुछ निकल के कहाँ पहुँच जाते हैं? ये पहुँच जाते हैं तराई के क्षेत्र में। कहाँ पर? तराई के क्षेत्र में। ये पहुँच गया आपके तराई के क्षेत्र में। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपका जमा हो गया रेत, मतलब आपकी मिट्टी जमा हो गई। क्या जमा हो गई? सॉरी, यहाँ पे आपकी मिट्टी जो इतनी उपजाऊ होती है कि अच्छी तरह फसल उग जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या हुआ भाई? कंकड़ पत्थर ऊपर रह गए, कंकड़ पत्थर के बीच से पानी निकला और पानी के साथ क्या निकली? मिट्टी निकली, रेत निकला, आपका कीचड़ निकला, सब कुछ निकल के कहाँ पहुँच गया? तराई के क्षेत्र में। अब तराई का क्षेत्र का ढाल कैसे है? तराई का क्षेत्र का ढाल है आपके उत्तर से थोड़ा दक्षिण की तरफ, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व की तरफ, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। जब भी तो हम यूपी की हर नदी ऐसे निकल के और ऐसे चली जाती है। कैसे? ऐसे। तो ऐसे निकल के जाती है ना सारी नदी, ऐसे 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 निकल जाती है ना, यहाँ से निकल के जाती है। तो यूपी का जो अब गंगा या कोई भी नदी कहाँ पे प्रवेश करेगी? यूपी के मैदानी क्षेत्र में। अब तराई क्षेत्र से कहाँ पे आ गई? मैदान में। जब मैदान में आती है तो नदियाँ, तो मैदान का ढाल कैसे होता है? आपका मैदान का ढाल होता है दक्षिण पूर्व की तरफ, ऐसे ऐसी। तो गंगा ऐसे निकल जाती है, कैसे करके? ऐसे छू के निकल जाएगी बाहर, ठीक है। अब ये देखिए आप, यहाँ से जैसे ही नदी आपकी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो अपने साथ बहाकर लाए गए उपजाऊ पदार्थों को, जितने भी आपके उर्वरक होते हैं, मिट्टी, रेत, सारे सब कुछ इकट्ठा होकर जितना भी आपका उपजाऊ होता है वो कहाँ पे जमा कर देती है? मैदानी क्षेत्र में उसे सब कुछ को जमा कर देती है। तो इसलिए मैदानी क्षेत्र एक यूपी का ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर लगभग हर फसल को उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, ठीक है। यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। उसके बाद आता है नीचे पठारी क्षेत्र। अब पठार का मतलब क्या होता है? पठार का मतलब है कि यहाँ पे नदियाँ बहुत कम होती है, पानी की कमी होती है, मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। ये भी कुछ पहाड़ी क्षेत्र होता है, लेकिन ये पहाड़ की चोटी होती है बिल्कुल, मतलब यहाँ पे आप किसी भी तरह की अच्छी फसल नहीं उगा सकते। पठारी क्षेत्र में लगभग वे फसलें होती है जैसे चना हो गया, सोयाबीन हो गई, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मोटे अनाज जिनको बोलते हैं, क्या? मोटे अनाज, ठीक है। और जो यहाँ से पठारी क्षेत्र से, जैसे कोई नदी एमपी से आती है तो पठारी क्षेत्र से प्रवेश करती है, क्योंकि पठारी क्षेत्र का ढाल कैसे है? पठारी क्षेत्र का ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी, ऐसे। और इसका ढाल कैसे है? इसका ढाल है ऐसे। तो ये यहाँ से वापस ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि कहाँ की मिट्टी कैसी होती है। अब आप लोग इसे नोट करिए अच्छे से, मैं इसको नोट करा देता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी मिट्टी कैसी है और कहाँ से नदी क्या करती है, क्या सिस्टम है, सब कुछ ही आपकी समझ में आ गया होगा। मैं देखो, अगर भाबर और तराई के क्षेत्र की बात करते हैं तो भाबर के क्षेत्र की जो मिट्टी होगी वो कम उपजाऊ होती है, क्योंकि नदियाँ जैसे ही अपने साथ कंकड़ और पत्थर को लाती है तो कहाँ पे छोड़ देती है? भाबर के क्षेत्र में छोड़ देती है। कहाँ पे छोड़ देती है? भाबर के क्षेत्र में छोड़ देती है। मैंने बताया था प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से यूपी को 3 भागों में बांटा जाता है। प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से यूपी को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें नंबर 1 पर है आपका भाबर व तराई का क्षेत्र। भाबर व तराई का क्षेत्र, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाबर व तराई के क्षेत्र की। ये नंबर 1 पर होगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भाबर का क्षेत्र, क्योंकि मैं भाबर के क्षेत्र के बारे में ही आप लोगों को भी कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। तराई के क्षेत्र की बात हम अब बाद में करेंगे। ये एक ही क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये सभी एक ही क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कहाँ पर? ये सभी एक ही क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए, नोट करिए और साथ साथ लिखते रहिए। भाबर के क्षेत्र की मृदा कैसी होती है? कंकरीली पथरीली होती है। भाबर के क्षेत्र की मृदा मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग, मैं डेफिनेशन पूरी बोलूंगा, आप लोगों को साथ साथ नोट करना है, ठीक है। भाबर के क्षेत्र की जो मृदा होती है वो कैसी होती है?
कंकरीली, कैसी? कंकरीली व पथरीली, पथरीली, कंकरीली व पथरीली होती है। भाबर के क्षेत्र की जो मृदा होती है वो कैसी होती है? कंकरीली व पथरीली होती है। कैसी होती है? कंकरीली व पथरीली होती है। यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो अपने साथ लाए गए कंकर पत्थर को कहाँ पर छोड़ देती है? भाबर के क्षेत्र में छोड़ देती है। अब भाबर के क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत हो जाती है। कैसी? नदियाँ भूमिगत हो जाती है। कैसी हो जाती है? नदियाँ भूमिगत हो जाती है। भाबर के क्षेत्र में नदियाँ कैसी हो जाती है? वो भूमिगत हो जाती है। भाबर के क्षेत्र का जो विस्तार है, सॉरी मुझे पहले लिखना चाहिए था लेकिन लिख लीजिए। भाबर के क्षेत्र का जो विस्तार है, अगर हम बात करते हैं विस्तार की, तो भाबर के क्षेत्र का जो विस्तार है वो सहारनपुर से कहाँ तक? कुशीनगर तक। कुशीनगर तक क्या हुआ? सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है वो सहारनपुर में भाबर के क्षेत्र का विस्तार, भाबर के क्षेत्र का विस्तार, भाबर के क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर में भाबर के क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर में अधिक व कुशीनगर में कम होता है। कुशीनगर में कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। अब एक बात नोट करिए, मैं देख रहा हूँ, मैं आपको एक छोटा सा एक बक्शा बता देता हूँ। क्या? मैंने ये आयत बना दिया। अब एक बात देखिए आप लोग, अगर मैं इसको बताता हूँ ये यूपी है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये यूपी है, ये यूपी है, तो भाबर का क्षेत्र कैसा होता है? ऐसे ऐसे। सहारनपुर की तरफ अधिक विस्तार होता है और कुशीनगर की तरफ विस्तार कम होता है, जबकि तराई के क्षेत्र का विस्तार इधर से कम होता है और इधर जाके बढ़ जाता है। ठीक है, उल्टा होता है। भाबर के क्षेत्र का विस्तार पश्चिम की तरफ कम, अर्थात सहारनपुर की तरफ अधिक, पश्चिम की तरफ अधिक व पूर्व की तरफ कम होता है। या कह सकते हैं कि भाबर के क्षेत्र का जो विस्तार है वो सहारनपुर में अधिक व कुशीनगर में कम होता है। हो गया, ये कुशीनगर में इसका विस्तार कम होता है। भाबर के क्षेत्र की जो मृदा है वो कंकरीली पथरीली होती है। भाबर के क्षेत्र की मृदा कंकरीली व पथरीली होती है। कैसी? पथरीली होती है। रीली होती है तथा नदियाँ भूमिगत हो जाती है। भूमिगत हो जाती है। आप लोगों को पता है ना कि जो कंकरीली पथरीली है उसके होने का कारण क्या होता है? उसका आपको पता है ना कि उसके होने का कारण क्या होता है? क्योंकि नदियाँ अपने साथ बहाकर लाए गए कंकर और पत्थर को कहाँ पे छोड़ देती है? भाबर के क्षेत्र में छोड़ देती है, तो भाबर के भूमिगत हो जाती है। भाबर के क्षेत्र की जो मृदा है, भाबर के क्षेत्र की मृदा कम उपजाऊ होती है। कम उपजाऊ होती है। भाबर के क्षेत्र की मृदा बहुत कम उपजाऊ होती है। यहाँ किसी भी प्रकार की फसल नहीं होती। यहाँ किसी भी प्रकार की फसल नहीं होती। भाबर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की फसल नहीं होती क्योंकि यहाँ की मृदा उपजाऊ नहीं होती। यहाँ की मृदा उपजाऊ न होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ की मृदा जो है वो कंकरीली पथरीली है। बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर होने के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार की फसल नहीं उगाई जाती। क्या होता?
किसी भी प्रकार की फसल नहीं उगाई जाती, बल्कि यहाँ पर ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं जहाँ पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। भाबर के क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। भाबर के क्षेत्र में जो है ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जो वृक्ष है वो ऊंचे पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती, यहाँ किसी भी प्रकार की फसल नहीं होती। कैसी नहीं होती? किसी भी प्रकार की फसल नहीं होती। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि जैसे ही हम आपका पूर्व की तरफ जाते हैं, क्या करते हैं हम, जैसे ही हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो भाबर के क्षेत्र का विस्तार छोटा होता जाता है। और ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा था और ये घटता जा रहा है। ठीक है, ये देखिए। तो भाबर के क्षेत्र की जो मृदा है वो कैसी है? कंकरीली पथरीली है और इसका पश्चिम में विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक फैला हुआ है। सहारनपुर में इसका विस्तार अधिक व कुशीनगर में कम है। क्या है? कुशीनगर में कम है। अगर हम बात करते हैं आपकी तराई के क्षेत्र की, तो जो तराई का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र जो है, तराई के क्षेत्र में अब बात करते हैं हम तराई के क्षेत्र की। भाबर का क्षेत्र आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि आपसे बस पूछा ही इतना जाता है कि भाबर के क्षेत्र की मृदा कैसी है। आपसे इतना ही पूछेगा कि भाबर के क्षेत्र की मृदा कैसी है, वो आपसे बस इतना ही पूछेगा कि भाबर के क्षेत्र की, तो आपको बताना है कि कंकरीली पथरीली है। या पूछ सकता है आपसे कि कहाँ पर नदियाँ भूमिगत हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है? आपकी कहाँ पर हो जाती है? ये हो जाती है आपकी भाबर के क्षेत्र में। अगर हम बात करते हैं तराई का क्षेत्र, क्या? तराई का क्षेत्र। अगर हम बात करते हैं तराई के क्षेत्र की, सॉरी बच्चों, तराई के क्षेत्र की इसलिए तो कहते हैं थोड़ी सपोर्ट करो तो ये सब कुछ प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तराई के क्षेत्र के, तराई का क्षेत्र भाबर के क्षेत्र के दक्षिण में होता है। तराई का क्षेत्र के क्षेत्र के दक्षिण में होता है। कहाँ पर होता है? दक्षिण में होता है। कहाँ पे होता है? दक्षिण में होता है। तराई का क्षेत्र भाबर के क्षेत्र के बिल्कुल दक्षिण में होता है। कहाँ पर होता है? दक्षिण में होता है। बिल्कुल सटा रहता है, बिल्कुल दक्षिण में होता है, बिल्कुल लगा हुआ रहता है। मैंने आपको बताया था कि देखिए ये तो है भाबर का क्षेत्र, ये क्या हुआ? ये हुआ आपका भाबर का क्षेत्र। और ये क्या हुआ? बिल्कुल लगा हुआ इससे तराई का क्षेत्र। क्या हुआ? तराई का क्षेत्र। इससे उल्टा होता है, यहाँ पे कुशीनगर की तरफ विस्तार अधिक होता है, जबकि आपका सहारनपुर की तरफ कम होता है। ठीक है, मैंने बताया है कि तराई का क्षेत्र भाबर के क्षेत्र के बिल्कुल दक्षिण में होता है और इसकी जो मृदा होती है भाबर के तराई के क्षेत्र की मृदा उपजाऊ होती है। तराई के क्षेत्र की मृदा उपजाऊ होती है। क्या होती है? उपजाऊ। यह मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, बालू, कीचड़ आदि से
होता है। या हम कह सकते हैं कि तराई के क्षेत्र का जो निर्माण है सॉरी बच्चों, तराई के क्षेत्र का जो विस्तार है तराई के क्षेत्र का जो निर्माण है वो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, बालू और कीचड़ से हुआ है। या तो उसकी मृदा का बता दो या फिर उसका ही बता दो, एक ही बात है, क्योंकि मृदा से ही तो बने हैं सारे क्षेत्र। तो जो तराई का क्षेत्र है उसका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कीचड़, बालू या फिर मिट्टी से होता है। यह उपजाऊ होती है, आपको बताया गया है। इसका जो विस्तार है, अगर विस्तार की बात करते हैं, विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर तक है। कहाँ तक? कुशीनगर तक फैला है। इसका जो क्षेत्र है वो सहारनपुर से कुशीनगर तक फैला है। जो अगर इसका जो क्षेत्र है सहारनपुर से कुशीनगर तक फैला हुआ है। तराई के क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर में कम व कुशीनगर में अधिक है। कैसा है? अधिक है। यहाँ की जो मृदा है वो उपजाऊ है। कैसी है? उपजाऊ है। मैंने क्या कहा था कि यहाँ की जो मृदा है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है, गेहूँ की खेती की जाती है, चावल की भी की जाती है, आदि फसलों की खेती की जाती है। क्योंकि तराई के क्षेत्र की जो मृदा है वो कैसी है? वो उपजाऊ है, और जिसका जो निर्माण हुआ है वो नदी द्वारा बहाकर लाए गए कीचड़, बालू या फिर आप बोल सकते हो कीचड़, बालू या फिर मिट्टी के कणों से हुआ है तराई के क्षेत्र का निर्माण। क्योंकि यहाँ की मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। सहारनपुर से लेकर इसका जो विस्तार है वो सहारनपुर से कुशीनगर तक है, और सहारनपुर में इसका विस्तार कम व कुशीनगर में अधिक है। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखिए, ये बना दिया। और यहाँ से अगर बात करते तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका भाबर का क्षेत्र, ये भाबर का क्षेत्र, और ये तराई का क्षेत्र। क्या? ये तराई का क्षेत्र। अब भाबर का क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर में अधिक है, जबकि तराई के क्षेत्र का विस्तार कुशीनगर में अधिक है। क्या हुआ? तराई के क्षेत्र का विस्तार कुशीनगर में अधिक है। आई होप कि आपको ये भाबर का और तराई का जो मैटर है जितना भी ये समझ में आया होगा। यहाँ की जो मृदा होती है वो उपजाऊ होती है, कंकरीली पथरीली नहीं होती। सिर्फ कंकरीली पथरीली कहाँ की होती है? आपकी भाबर के क्षेत्र की। लेकिन तराई के क्षेत्र की मृदा आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया है, मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन सा तराई का है और कौन सा भाबर का है। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ताकि आप लोगों का परिवार बड़ा हो सके। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।